हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। आप जानते होंगे कि पिछले दिनों संसदीय समिति की एक रिपोर्ट ने भूजल के गिरते स्तर पर चिंता जताई थी कि भूजल बचाने के लिए गंभीर प्रयासों की आवश्यकता है। कहने को तो दुनिया के 2/3 हिस्से में पानी है, लेकिन पृथ्वी की सतह पर मौजूद जल का केवल 2% हिस्सा ही हमारी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए काम में लाया जाता है और बाकी बचा पानी लवणीय होता है। हम अपनी जरूरतों के लिए जिस पानी पर निर्भर हैं, उसका ज्यादातर हिस्सा हम जमीन के नीचे से निकालते हैं। इसका मतलब है कि मीठे पानी के स्रोत के रूप में सबसे ज्यादा इस्तेमाल भूजल का ही होता है। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर भूजल के दोहन की गति इसी तरह चलती रही तो 2050 तक दुनिया के आधे से अधिक भूजल स्रोत सूख जाएंगे। साथ में नीति आयोग ने भी चेतावनी दी थी कि भूजल में गिरावट का यही क्रम जारी रहा तो 2030 तक दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद सहित देश के 21 बड़े शहर पानी के अकाल की समस्या से जूझेंगे। इतना ही नहीं, भारत एक ऐसा देश है जहां भूजल का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, जिसका उपयोग हम सिंचाई एवं उद्योगों में बड़े पैमाने पर करते हैं। दुनिया की आबादी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर अधिक उत्पादन के लिए उद्योगों और कृषि पर दबाव बढ़ेगा और लोग अपनी जरूरतों के लिए अधिक जल का उपयोग भी करेंगे। आप इससे वाकिफ भी होंगे कि जिन इलाकों में पहले 5 से 10 फीट की खुदाई करने पर पानी मिल जाता था, आज हमें पानी के लिए पाताल की सीमाओं को खंगालना पड़ रहा है। इसके साथ ही भूजल के दोहन की प्रक्रिया से एक और बड़ा संकट खड़ा हो गया है और ये है कार्बन उत्सर्जन का बढ़ना। लेकिन कैसे? फ्रेंड्स, पानी के दोहन के लिए जिन पंपों का यूज किया जाता है, उसके इस्तेमाल के लिए चाहे बिजली हो या जैविक ईंधन का उपयोग, वहां कार्बन उत्सर्जन का कारक होते हैं। इसके अलावा भूजल स्रोतों में कैल्साइट होते हैं जो हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्शन करके बायोकार्बोनेट और कैल्शियम बनाते हैं। ये वायुमंडल में गाद के रूप में जमा हो जाते हैं। ऐसे में यदि नीतियों में बदलाव नहीं किए गए तो हमारे सामने संकट और गहरा जाएंगे। लेकिन इस आर्टिकल में कुछ सजेशन भी दिए थे कि जिन स्थानों पर स्थानीय निकाय नलों द्वारा जल की आपूर्ति करते हैं, उन इलाकों में नलकूप लगाना प्रतिबंधित होने चाहिए। जहां नलकूप लगाना जरूरी लगे, वहां भी इनके उपयोग पर नियंत्रण की एक प्रभावशाली प्रणाली होनी चाहिए। सरकारों को वर्षा जल संरक्षण, भूजल संरक्षण और भूजल संवर्धन के संबंध में प्रभावशाली नीति बनानी चाहिए और उन नीतियों और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक रिस्पॉन्सिबल सिस्टम डेवलप करना चाहिए, क्योंकि अपने स्वार्थ के चाकू से धरती के गर्भ को चीरकर सभ्यता के विकास का ढोल आखिर हम कब तक पीटेंगे। यहाँ से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आते हैं और मेंस में भी, इसलिए वाटर मैनेजमेंट के ऊपर आपकी अच्छी तैयारी होनी चाहिए। आप जानते होंगे कि भारत में समेत शिखर को लेकर जैन प्रोटेस्ट चल रहा है कि सरकार ने इसे पर्यटन स्थल घोषित कर दिया। समेत शिखर झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। इसे पारसनाथ हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ये जगह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है कि इसको लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है? फ्रेंड्स, समेत शिखर में जैनों के 24 में से 20 तीर्थंकरों ने निर्वाण प्राप्त किया था। इसलिए यहाँ संसार के संपूर्ण जैन समाज का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। ये वैसा ही है जैसा हिंदुओं के लिए हरिद्वार, यहूदियों और ईसाइयों के लिए यरूशलेम, मुस्लिमों के लिए मक्का मदीना और सिखों के लिए अमृतसर का स्वर्ण मंदिर। दुनिया में किसी भी जैन संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति कहीं भी रहता हो, उसकी इच्छा यही रहती है कि जीवन में कम से कम एक बार वहां समेत शिखर जी की यात्रा जरूर कर ले। लेकिन अगर सरकार ने इसे पर्यटन स्थल घोषित कर दिया तो इससे होगा क्या? फ्रेंड्स, इससे यहाँ की पवित्रता खतरे में पड़ जाएगी। यानी कि अब वहाँ स्थल पूजा अर्चना करने की नहीं, मौज मस्ती की जगह बन सकती है। लोग वहाँ शराब पिएंगे, मांसाहार करेंगे और जाहिर है बहुत से अनैतिक काम भी वहाँ हो सकते हैं। और पूरे भारत का जैन समाज इसी ही आशंका से उद्वेलित है। जैन संप्रदाय मूलतः 5 सिद्धांतों पर टिका हुआ है: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। और अगर इनमें से किसी भी सिद्धांत पर आँच आती है तो चाहे कोई भी धर्म हो, वहाँ अपने सिद्धांतों की रक्षा के लिए आगे आ ही जाता है। नो डाउट
कि गवर्नमेंट किसी जगह को अगर पर्यटन स्थल घोषित करती है तो उस साइट्स की इंपोर्टेंस बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, दूसरे देशों के साथ सॉफ्ट पावर पॉलिसी के तहत संबंध अच्छे होते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वहां ऐसी व्यवस्था करें जिससे पर्यटकों का आचरण नियंत्रित हो, मर्यादित हो और धर्म प्रेमी लोगों का ध्यान भंग करने वाला ना हो। सरकार चाहे तो उसे दुनिया का सबसे चहेता पर्यटन केंद्र बनवा दे, लेकिन सर्वहितकारी जिन सिद्धांतों का वहां उल्लंघन ना हो, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। फिर एक न्यूज़ थी कि सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर के कुछ जिलों में सिविलियंस को आर्म्स ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है, जिन्हें हम विलेज डिफेंस कमेटी या विलेज डिफेंस गार्ड्स भी कहते हैं। इसे पहली बार 1995 में स्थापित किया गया था ताकि कश्मीर में होने वाली टारगेट किलिंग्स और क्षेत्रीय स्तर पर आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सके। आंसर राइटिंग में इस न्यूज़ का यूज आप वहां कर सकते हैं। फिर एक न्यूज़ थी कि IVOFM जो एक इंजीनियर्ड ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रेमवर्क है, यहाँ पानी से प्रदूषकों को बहुत तेजी से रिमूव कर सकता है। यानी इसका यूज करके हम भारत में पानी के प्रदूषण की समस्या से निपट सकते हैं। प्रीलिम्स में कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। फिर एक न्यूज़ बाघ को लेकर थी कि भारत में बाघों की मौत लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन इस न्यूज़ में हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात यह है कि राष्ट्रीय बाघ जनगणना प्रत्येक 4 साल में एक बार होती है। स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछ सकते हैं, इसलिए थोड़ा याद रखिएगा। फिर एक न्यूज़ थी कि यूएन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 3300 बांधों के अस्तित्व को खतरा है। बांधों में तलछट में बड़े पैमाने पर गाद जमा होने लगती है, जिससे उनकी जल धारण क्षमता कम हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप जल सुरक्षा, सिंचाई और बिजली उत्पादन संबंधित चुनौतियां पैदा हो सकती है, जो भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। कभी बांधों पर मेंस में क्वेश्चन आता है तो इसका यूज आप वहां कर सकते हैं। फिर एक न्यूज़ नाइट्रोजन पोल्यूशन को लेकर थी कि वैज्ञानिकों ने नाइट्रोजन प्रदूषण के खतरे की चेतावनी दी। हम खाद्य उत्पादन के लिए रासायनिक नाइट्रोजन का यूज करते हैं। ऐसे में आधी से कम नाइट्रोजन पौधों द्वारा सोख ली जाती है तथा बची नाइट्रोजन वातावरण में पहुंचकर पहले से मौजूद नाइट्रोजन चक्र में असंतुलन पैदा कर देती है, जिससे ओजोन परत एवं जैव विविधता को नुकसान है, जिसका बाद में हमारे स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसे थोड़ा याद रखिए, प्रीलिम्स में कभी स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछ लेते हैं। फिर एक न्यूज़ ये थी कि निर्माण क्षेत्र में महिला श्रमिकों को पुरुष श्रमिकों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है। यानी पुरुष श्रमिकों को लगभग 40 रुपए प्रति घंटा, वहीं महिला श्रमिकों को मात्र 27 रुपए। और ये स्थिति लैंगिक असमानता को दर्शाती है। मेंस और इंटरव्यू में इस न्यूज़ का यूज आप कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।